नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आरबीएससी की जो अपनी क्लासेस चल रही है वो सिलसिला क्लास नंबर 67 तक पहुंच चुका है। 67वीं क्लास के अंदर अपन कक्षा 9 के तीसरे चैप्टर को, चौथा चैप्टर नहीं शुरू किया अभी अपन ने, तीसरा चैप्टर जो है आप लोगों के प्रमुख किसान आंदोलन और उसका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसान आंदोलन का तीसरा पार्ट, यानी कि आज के इस पार्ट में किसान आंदोलन पूरे होंगे। लास्ट दो पार्ट आप लोगों ने देखे तो अपन ने 30 स्लाइड के अंदर जो है पूरा मैटर पढ़ा है, और अब जो बचे हुए जो किसान आंदोलन है वो इसमें पढ़ लेंगे। यानी कि आप लोगों को कितना भी कंसेप्ट डिटेल में जाके जो है एग्जामिनर पूछने की कोशिश करेगा, तो जहां तक मुझे अनुमान है कि अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अच्छा, जो इस किताब में दे रखा है जिस तरीके से याद हो सकता है उससे बढ़ के अपन ने एफर्ट किया है कि भाई कितना अच्छे से और अपन याद कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है स्लाइड्स में और बढ़िया फॉर्मेटिंग के साथ, चित्रों के साथ में क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है। तो इससे आप लोगों के लिए पढ़ना निश्चित रूप से आसान हुआ है, और एक क्रांति जो है अब जग चुकी है। आप लोगों को पता है, सब अपनी अपनी तरफ से एफर्ट डाल डाल के अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं किताबें, तो अच्छी बात है। क्रांति जगाता मैं रहूंगा आप लोगों के लिए, आप निश्चिंत इसके लिए रह सकते हैं कि अपन ऐसे ऐसे इनिशिएटिव करते रहेंगे कि इसके बाद में दुनिया को करने पड़ेंगे कि हाँ भाई ये तो करना पड़ेगा। कहना जीजीडी वाला गौरव सर कर चुके हैं, अरे यार ये तो यानी कि क्रांति। तो एडी चीजा आपा करता रहा था, टेंशन लेने काम को नहीं है। मैं अलग जगह दूं थारे पूरी की पूरी लारे लारे फौज तैयार हो जाई। ठीक है, करा के शुरू आज की क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब तक अपन ने किसान आंदोलन के अंदर बिजोलिया, बेंगू, जयपुर के किसान आंदोलन, शेखावाटी के आंदोलन वगैरह पढ़े। शेखावाटी से ही लगता हुआ आज बीकानेर के किसान आंदोलन पढ़ेंगे, मारवाड़ के किसान आंदोलन पढ़ेंगे जिसके अंदर चंडावल घटना है ये पढ़ेंगे अपन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डाबड़ा कांड है, ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है, और इनके संबंधित जो है तारीख है, इनसे संबंधित व्यक्ति, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, पूरी डिटेल के साथ में। मैं कह रहा हूं आप लोग साथ के साथ क्लास को याद कर लो, पीछे भेजामारी अपने को रखनी नहीं है। साथ के साथ क्लास को समझ के उसी दिन याद करनी है, हर 2 3 4 दिन बाद में रिवीजन करना है, खेल खत्म। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए आज के पटा अपा, आज अपार जो कुछ मुख्य चीज है वो है मारवाड़ किसान आंदोलन। ठीक है, मारवाड़ किसान आंदोलन। देखिए जयपुर आंदोलन का प्रभाव जो है वो जयपुर राज्य के शेखावटी जाट आंदोलन का गहरा प्रभाव मारवाड़ के डीडवाना और सांबर परगनों तथा शेखावाटी के लगे क्षेत्रों में भी पड़ा है। अब आप लोगों को कि सर सांबर जो है अपन ने पढ़ा था कि जयपुर के अंतर्गत ठिकानों के अंदर आता है, तो सांबर की लोकेशन ऐसी है कि जयपुर, इधर इधर देख लो डीडवाना, कुचामन है ना, इधर अजमेर है, इन सभी के सेंटर में पड़ता है। तो कुछ कुछ हिस्सा सभी के अंतर्गत आता है, और उसी का प्रभाव जो है पड़ा है यहां से। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई है, 1938 के अंदर। कब हुई है? मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ है, और परिषद ने किसानों की मांगों का पुरजोर समर्थन किया और तत्कालीन सरकार की तीखी आलोचना की। देखो ये लोक परिषद हो गई, ये प्रजामंडल हो गए, इन सब का काम क्या था? मान लो कि थारी की मांग है, ठीक है, अब थे डायरेक्ट नहीं उठा सको, नहीं तो थे क्या करो कि कोई ना कोई नेता ढूंढो, या कोई संगठन ढूंढो जिनकी सुने सरकार। तो ये लोक परिषदें हैं, ये प्रजामंडल है, इनका गठन इसीलिए किया था कि जनता की मांग को जो है सही तरीके से रखा जाए, जनता की मांग को सही तरीके से रखा जाए, इसलिए किया था, है ना। तो एक सेकंड रुकिए आप, एक अर्जेंट मैसेज है, इनको मैं जवाब दे देता हूँ। चलिए अब चलते हैं आगे। लोक परिषद और प्रजामंडल लोक का कंसेप्ट समझ में आ गया आपके? आगे आएंगे प्रजामंडल भी आएंगे, आगे अपने पढ़ेंगे, बहुत तबियत से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये 9th की किताब पूरी होते होते, देखो 10th की हो गई, 9th की किताब पूरी होते होते आपके प्रजामंडल, एकीकरण, ये जितने आंदोलन है सबका आपको बहुत सारा जो है अच्छा कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चिंता किसी बात की नहीं करनी है। अब देखो जागीरदारों का पाश्विक दृष्टिकोण, पाश्विक यानी पशु के समान दृष्टिकोण। जागीरदारों ने किसान आंदोलन भड़काने के लिए लोक परिषद के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया, और परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति अत्यंत कठोर और अमानवीय यानी कि पाश्विक व्यवहार किया, जैसा कि पशुओं के साथ किया जाता। अच्छा, पशुओं के साथ भी नहीं करते ऐसा व्यवहार आजकल। ठीक है, पाश्विक व्यवहार का मतलब है मार कूट करनी, मतलब जानवर ने मारता हुआ नहीं चाहिए, और जानवरों को भी मारना
खराब है। तो ये देखो इस तरीके से जो है अमानवीय व्यवहार किया गया इनके साथ में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई है? ये हुई है मई 1938 के अंदर, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चित्रों को साथ साथ देखते रहना, आपके दिमाग पे गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए चंद्रावल गांव की घटना 28 मार्च 1942, तारीख नोट करके रखना, तारीखें इंपॉर्टेंट है। और जैसे चैप्टर पूरा होता है, जैसे कि आपके इससे पहले वाला चैप्टर पूरा हुआ, फिर उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था 1857 की क्रांति वाले में भी कि अब सीक्वेंस में जो घटनाएं हुई है वो जमा देना। तो कालक्रम कुछ मेहनत तो खुद भी करोगे ना, होमवर्क है। जब स्कूल में भी पढ़ा हुआ तो टाबरान बटे समझाने और बाद में होमवर्क घर गालना कि ये गृह कार्य में करके लेके आना। तो गृह कार्य आप लोगों को भी करना है, साथ के साथ कहने का इंतजार नहीं करें। कंपटीशन में वही बच्चा आगे रहेगा जो अपनी तरफ से और एफर्ट डालेगा उसके अंदर। ठीक है, मैं तो दे रहा हूं आप लोगों को कंटेंट, लेकिन उसके अलावा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। होमवर्क क्या होता है, प्रत्येक चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद में सारी डेट अलग से लिखो और सारी डेटों को क्रम से जमा दो। ये हो गया कालक्रम। इसके बाद में आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किसी ने दिया है कालक्रम या नहीं दिया। ये प्रत्येक चैप्टर के बाद का आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसको जो है आपको करना पड़ेगा, पेन चलानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब देखिए लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने 28 मार्च 1942 को चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का फैसला किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कहां पे किया था। ठीक है, फिर देखिए चंद्रावल के ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए अपने लठैत भेजे। लठैत यानी लाठी लेकर जो गए हैं आदमी, वो लठैत है। क्या लाठी लेके भेजे यानी कि ठोकाने मिल जाए, है ना? तो लठैत भेजे। उन्होंने कार्यकर्ताओं पर लाठियों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। अच्छा, किस पे किया है हमला बताइए? मारवाड़ लोक परिषद के जो सदस्य थे उनके ऊपर किया है। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की फैसला किया था। परिणाम क्या हुआ? इस हमले में 25 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। 25 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। लाठी और धारदार हथियारों से हमला किया है। धारदार हथियारों से किया तो लहूलुहान हो गए, लाठी से किया है तो अंदरूनी चोटें पहुंची है, हड्डियां टूट गई। ठीक है, अब इनमें जो प्रमुख घायल होने वाले कार्यकर्ता थे वो देखिए सोजत से मीठालाल और विजय शंकर थे, कंटालिया से मार्कंडेश्वर और हरिराम थे, चंद्रावल से रामसुख और चांदमल थे। ये भयंकर रूप से घायल हुए। देखो यहाँ पे आप लोगों को चित्र दिख रहे हैं, इन चित्रों में दिख रहा है ना, देखो हाथ रे पट्टा बांधी उड़ा, माथे बांधी उड़ा है, फ्रैक्चर हुआ है जो बांधी उड़ा सारा सारा। तो सोजत से मीठालाल है ना, विजय शंकर भी थे सोजत से, कंटालिया से मार्कंडेश्वर, कंटालिया से हरिराम थे, चंद्रावल से रामसुख और चांदमल थे। तो ये सारे के सारे सबके नाम आ गए हैं, यहाँ याद हो जाएगा। अच्छा, ये जितने भी स्थान है जैसे सोजत हो गए, चंद्रावल हो गए, कंटालिया हो गए, ये पाली और इसके आसपास लगते हैं। ये क्षेत्र सारे के सारे पाली और इसके रेंज में लगते हैं। और पाली किसके अंतर्गत आता है? मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं लिंक कर रहा हूं ताकि कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे, मान लो के भी तरीके में पूछ ले तो अपर दिमाग में सारों का सारो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ा। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947। याद रखना, दिनांक याद रखनी बहुत जरूरी है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। डाबड़ा कांड कब है? 13 मार्च 1947 को है। ठीक है, किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा था डीडवाना परगने का डाबड़ा गांव में 13 मार्च 1947 को किसान सभा और लोक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक बड़ा किसान सम्मेलन आमंत्रित किया गया था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो है एक बड़ा किसान सम्मेलन चल रहा है। अब ज्यादातर किसान आंदोलनों में क्या हुआ है, कुचला गया है आंदोलनों को और उसमें कई लोग जो है हताहत हुए हैं। तो यहाँ पे नेताओं का आगमन देखिए, लोक परिषद के प्रांतीय नेता डाबड़ा पहुंचे और वहां के स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के घर पे ठहरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुके कहां है? मोतीलाल चौधरी के घर पे रुके हैं, जो वहां के स्थानीय नेता थे उनके घर पे रुके हैं। ये देखो मोतीलाल जी का घर है, तो यहाँ के जो मुख्य जितने भी बाहर के बड़े बड़े नेता आए थे वो सब इनके यहाँ पे रुके। ये मोतीलाल जी देख लो, ये रहे मोतीलाल जी, स्वागत कर रहे हैं इन सबका कि आइए मेरे घर पे, आप लोगों का स्वागत है। तो इस तरीके से जो है चीजें आप लोगों के दिमाग में पिक्चर जैसी चलती है ना। देखो पढ़ाई को रोचक जितना करेंगे उतना अपने लिए समझना आसान रहेगा, याद ज्यादा समय तक रखा जा सकता है। तो ध्यान में याद रही हमेशा ही कि डाबड़ा किसान पढ़ता नहीं, डाबड़ा किसान आंदोलन बी टाइम सर बताए। मोतीलाल जी हाथ जोड़ स्वागत करता के देखो मेरे घर रुकना है सबने। तो कहां रुके थे? मोतीलाल चौधरी के यहाँ पे रुके थे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। देखो सम्मेलन में भाग किस किसने लिया? मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी और सी आर चौपासनी वाला। सी आर
चौपासनी वाला, ये सब प्रमुख नेता थे जो दाबड़ा कांड से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब काल में शेखावटी कांड थान पढ़ायो ई किताब में बिऊ यानी अब क्लास सेकंड ग्रेड के बार प्रश्न बढ़िया है बिम पूछ्यो है। मैं थान कहो अब क्लास करा तो जी टाइम कहो, और मैं क्या करूं कि ज्यां भी टाइम मिले ना तो लारला पेपर जो है एनालिसिस करिया करूं मैं, है ना। और अब जो को है एक वस्तुनिष्ठ माते काम और चल रही है बिंग अपडेट कर रहे हैं जो को बिम थारे जो पीटीआईटी वस्तुनिष्ठ में तैयार करा बार, तो बिम जो को है बे प्रश्न में पूरा पूरा देख तो के मुख्य प्रश्न शामिल हुई बिम देखियो तो शेखावटी वालो वो प्रश्न दियोड़ो है। अब कल जो क्लास कराई ना बिम में पढ़ायो था कहीं कि शेखावटी किसान आंदोलन के ये प्रमुख प्रमुख नेता थे, ये याद रख लेना, पूछे जाएंगे। कहो ऐसे कैसे ये दाबड़ा वाले याद रख लेना, ये भी पूछे जाएंगे। इस सम्मेलन में किस किसने भाग लिया 100% प्रश्न है, आप लोगों को लिख के रख लो। अब इस किताब में जब अपन पढ़ते हैं मूल किताब में तो अपने को जो कंटिन्यू लाइन लिखी हुई थी याद नहीं होती, यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल व्यवस्थित करके दे दिया कि भैया ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जागीरदारों ने सम्मेलन को रोकने की पहले से तैयारी कर रखी थी और नेताओं के पहुंचते ही उन्होंने मोतीलाल चौधरी के घर पर लाठियों और तेज धारदार हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की बेरहमी से नरसंस्था पूर्वक पिटाई की है। कहां रुके थे सब? मोतीलाल जी का रुके थे। यही था मोतीलाल जी का घर, देख लो ये दिख रहा है मोतीलाल जी का घर है, देखो यही घर है। इसके बाद में इनके लठैत आ गए थे सारे के सारे, है ना, जागीरदार के, और इन्होंने यहाँ जितने प्रमुख नेतृत्व लीड रोल निभा रहे थे उनके साथ में पिटाई शुरू कर दी थी, इनकी पिटाई की थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो अब मोतीलाल जी के जो परिवार जो इनके आवभगत में लगा हुआ था, जो यहाँ पे नेतृत्व करने आए थे, सम्मेलन में शामिल होने आए थे बड़े नेता, उनके परिवार के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती की यहाँ के जागीरदार और उनके लठैत जो भेजे गए थे। देखो इनके परिवार के साथ में अमानवीय जुल्म किए। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गया। आप सोचो उस समय कितनी जबरदस्त पीड़ा से मोतीलाल जी और मोतीलाल जी का परिवार निकला है। इनकी माता के दोनों पैर काट दिए, ये देखो। ठीक है, और इनके पिता और भाई की हत्या कर मार दिया गया। पिता और भाई की यहाँ पे हत्या करके इनको मार दिया है। ठीक है, और पत्नी के चेहरे यानी मुख को विकृत रूप कर दिया गया है। देखो चेहरे को जो है पूरा ही बिगाड़ दिया, विकृत रूप कर दिया, नोच दिया पूरी तरीके से। इतना अमानवीय जुल्म किया गया था और इसीलिए ये जो है ये पूरी प्रथाएं बंद हुई है। इसीलिए लोगों ने विरोध किया है क्योंकि ये इनके अंदर मानवीयता बिल्कुल नहीं रही थी। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है चित्रों के माध्यम से आप हमेशा इसे याद रख पाओगे कि दाबड़ा वहां पे मोतीलाल जी के परिवार के साथ क्या हुआ था। देखिए इस विभत्स घटना से पूरे गांव में भयंकर आतंक का माहौल बन गया और दाबड़ा कांड की समूचे देश में व्यापक निंदा की गई, है ना, सब जगह, क्योंकि समाचार पत्र प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह काम कर रही थी उस समय, तो सभी जगह जो है ये बात फैल गई थी और बहुत जबरदस्त जो है इनकी आलोचना की गई थी। देखिए कितनी ज्यादती हुई, आप चित्रों से ही समझ पा रहे हो कि क्या हालत हुई होगी। चलो आगे बढ़ा। देखिए फिर चलते हैं अपन बीकानेर किसान आंदोलन। यहाँ की पृष्ठभूमि देखिए, गांवों के आंकड़े देखते हैं पहले। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अब ये आंकड़े दिए हुए हैं आप लोगों के 9th की किताब के अंदर, इसलिए अपन को ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं 2917 गांव थे जिसमें 1393 जागीरी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यहीं से याद रख लेना, ये शिलालेख मैंने बना के दे दिया आप लोगों को बीकानेर राज्य के अंदर। ठीक है, पड़ोसी आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। बीकानेर राज्य की सीमा से लगे सीकर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर के जाट किसानों पर बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। अब ये देखो यहाँ पे ये इसलिए ये कोई मैप बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है लेकिन प्रतीकात्मक है समझने के लिए कि पड़ोसी आंदोलनों का प्रभाव यहाँ से पड़ा है। मैं थाने एक उदाहरण बताऊं कि पड़ोसी और किम भी जैसे कि रिश्तेदार है बेकट घूमन चल गया तो दूसरे माते असर पड़ी। ठीक है, बे घूमन गया है, स्टेटस लगा हुआ है, जो भी है, तो बंगे जो घूमने नहीं गया है नहीं बंगे घरे लपड़ा होना दादर होना जरूरी है हुई, तो वो प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ पे भी ये प्रभाव पड़ा है कि पड़ोसियों के यहाँ पे आंदोलन हुआ है तो उसका प्रभाव यहाँ पे इनके ऊपर पड़ा है, और इससे बढ़िया उदाहरण से समझ नहीं सकते आप। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो जाट सम्मेलनों में भागीदारी। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने 2 बड़े आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। एक तो झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन और एक सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 को आयोजित जाट प्रजापति महायज्ञ, जो अपन कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। ठाकुर देशराज, किशोरी देवी, जो कल के मुख्य नेता अपन ने पढ़े, उसमें ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ बीकानेर वालों ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है,
इन सभी बाहरी गतिविधियों के प्रभाव से बीकानेर राज्य के जाटों में जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस पैदा हुआ और तीव्र राजनीतिक चेतना हुई। अब देखो इसका मैं उदाहरण बताता हूं। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे वहां पे, और जो पेपर लीक जैसे प्रकरण होते हैं उसके विरोध में युवा छात्र जितने भी थे वो सड़कों पे उतरे। अब आंदोलन कहां हो रहा था? दिल्ली में। अब सोशल मीडिया का प्रभाव है, पहले जो है सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रभाव लेते थे, अब जो दिल्ली गए, मान लीजिए बिहार के लड़के गए, यूपी के गए, राजस्थान के गए, और भी क्षेत्रों के, और वहां की जनता प्रभावित हुई, तो इन अलग अलग राज्यों में भी जो है आंदोलन हुए। आपने देखा था बिहार वाले तो छोरे जो है वो वाटर कैनन के आगे नाच रहे थे, और इस तरीके से वीडियो अपने देखे हैं। तो यानी कि प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी चेतना आई, जिन्होंने भाग लिया वहां सीकर और जयपुर के आंदोलनों के अंदर, वहां से प्रभावित होकर यहाँ पे भी आंदोलनों के अंदर इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। फिर देखिए, जागीरी शोषण और उदरासर गांव का विद्रोह, ये 1937 में होता है, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे उदरासर के अंदर, ध्यान रखना 37 लाखों की मार थी यहाँ पे, विभिन्न तरह की। ये तो मतलब ऐसे ही अपन ने जो है लिखा है यहाँ पे, एग्जैक्ट नहीं है ये, लेकिन इस तरह की ही हुआ करती होगी। कई तरह की लागें थी, जिसमें से 37 तरह के टैक्स देने पड़ते थे उस समय। ठीक है, 37 तरह के टैक्स पे कर रहे थे उस दौर में। बीकानेर राज्य के जागीरदारी क्षेत्रों में किसानों पर 37 प्रकार की लागें लागू थी। ठीक है, बेगार प्रथा थी। बेगार क्या है? मजदूरी करा देनी, काम करा देने पर पया नहीं देना, बिना पया काम करावे बिन क्या बेगार। आज की तारीख में भी यदि कोई बिना पया अगर कोई काम करना जाए तो बन जो है मैंने दे दिया करे कि क्यों बेगारी करायो, यानी कि बिना मेहनत के मजदूरी करना। ठीक है, यानी मेहनताना बिना। करों के अतिरिक्त करों के अतिरिक्त जागीरदार स्थानीय किसानों से जबरन बेगार यानी बिना मजदूरी के काम भी लिया करते थे। उदरासर के अंदर 1937 में विद्रोह होता है। इन अत्यधिक लागमाग और शोषण के विरुद्ध 1937 में उदरासर गांव के किसानों ने पहली बार खुलकर अपनी आवाज उठाई। तो ये 1937 है। ये पूछ सकते हैं आप लोगों को कि उदरासर के अंदर जो है, देखो 3 से ही आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 से क्या होता है? ऊ भी ऐसे लिखते हैं, तो उदरासर, उदरासर, इसी तरीके से ध्यान रखना है आपने को, है ना, याद रह जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप। चलिए स्क्रीनशॉट लो, चित्र देखता रही जो हाथे हाथे याद हो जी था सारी की सारी चीजें। उदरासर गांव के विद्रोह के प्रमुख पहलू देखिए। सबसे पहले यहाँ के नेता का नाम ध्यान रखें, जीवन चौधरी पूछा जाएगा। ठीक है, उदरासर के मुख्य किसान नेता कौन थे? जीवन चौधरी थे। ठीक है, जीवन चौधरी के विशेष आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल के किसानों की इन सभी शिकायतों को राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किया। अब देखो बीकानेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में, और मघाराम वैद्य द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मघाराम, 1936 के अंदर हुई थी, और मघाराम वैद्य, ठीक है, चंदनमल वहड़ वगैरह सब शामिल थे इसमें। तो इनके ये जो है इनके सामने प्रस्तुत किया गया। फिर प्रजामंडल के प्रयासों के बावजूद बीकानेर के राज्य सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। इस शिकायत का कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला था। शिकायत पत्र बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा भेजे गए, लेकिन भैया इनके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही थी, कोई असर नहीं हुआ था। फिर क्या होता है? बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव, ये जो चूरू के पास पड़ता है, इसका आंदोलन का एक विशेष स्थान रहा है। दूधवा खारा के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आगे आएंगे किसान नेता हनुमान लाल जी, हनुमान सिंह जी, ठीक है, उनका ध्यान रखना है। इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने स्थानीय किसानों पर खुलकर अत्याचार किए, और प्रमुख किसान नेता हनुमान सिंह चौधरी, हनुमान सिंह ने वहां के स्थानीय ठाकुर द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई है। ये देखो यहाँ पे हनुमान जी ये आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, और हनुमान सिंह सर्वप्रथम भादरा में बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह से मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन, जब लैंग्वेज के अंदर प्रश्न बना के दे दी गई तो इसकी अहमियत आप लोगों को पता चलेगी। ठीक है, फिर देखिए, संतोषजनक परिणाम न मिलने के बाद वे अपने अनेक साथियों के साथ महाराजा से पुनः मिलने माउंट आबू तक पहुंचे हैं। जब ये माउंट आबू गए हुए थे तो वहां पे भी पहुंचे हैं अपने साथियों के साथ में, कि भैया हमारी जो है महाराज इन समस्याओं का आप समाधान कीजिए, ऐसे मुंह मोड़ के जाने से कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ के नेता कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हनुमान सिंह चौधरी। चले आगे बढ़े। देखिए आगे हनुमान सिंह जी का संघर्ष देखिए। महाराजा से मुलाकात करते हैं हनुमान सिंह। सर्वप्रथम ये तो अपन ने पढ़ लिया कि माउंट आबू तक गए हैं। अब देखिए महाराजा का रूप क्या था।
आबू में भी महाराजा शार्दुल सिंह ने किसानों की समस्याओं का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। यहाँ माउंट आबू में मुलाकात की है लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। बस देखो महाराज यूं हाथ करिए कि शांति रखो, ठीक है। और गिरफ्तारी होती है इनकी जब हनुमान सिंह महाराजा से मिलकर आबू से वापस लौट रहे थे, तब जून 1945 के अंदर पुलिस ने उन्हें रतनगढ़ नामक स्थान से गिरफ्तार कर दिया। कहां से गिरफ्तार किया है? रतनगढ़ से गिरफ्तार कर दिया। देखो इन्हें गिरफ्तार और कर दिया। कहां से किया है? रतनगढ़ से किया है, ठीक है। चित्रों की बहुत अहमियत है, आप लोगों को सीधी सीधी चीजें याद हो रही है। भादरा में मुलाकात हुई, माउंट आबू गए, उसके बाद में माउंट आबू में मुलाकात हुई, राजा ने कोई जो है तवज्जो नहीं दी है, संतोषप्रद कोई उत्तर नहीं दिया। फिर गिरफ्तारी हुई है जून 1945 में, रतनगढ़ से हुई है, ठीक है, रतनगढ़ से हुई। आधी स्लाइड में था, चित्रों में याद हो जाए सारी की सारी चीजें, ठीक है। क्यों क्यों याद हो जाती है ऐसी? क्योंकि जीजीडी है तो मुमकिन है, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब देखिए मुकदमा यातनाएं और प्रलोभन का ठुकराना। देखिए गिरफ्तारी के बाद हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। अब देखिए करे कौन बरे कौन। अब ये कहां से देशद्रोह कर रहे हैं? ये किसानों की मांगे रख रहे हैं, ये किसानों की जायज मांगे रख रहे हैं कि ये अत्याचार हो रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। इनके ऊपर ही देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया और इन्हें 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और फिर क्या हुआ? उन्होंने जेल के भीतर प्रशासनिक नीतियों के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी। जैसे बाल मुकुंद बिस्सा ने शुरू की थी वैसे ही इन्होंने कर दी, जैसे जतिन दास ने शुरू की थी वैसे ही इन्होंने कर दी। इनका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाने के कारण 10 अगस्त 1945 को उन्हें जेल से अस्थायी रूप से मुक्त करना पड़ा। फिर जो है इनको मुक्त करना पड़ा 10 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो फिर इनको मुक्त कर दिया गया। फिर देखिए आंदोलन को शांत करने के उद्देश्य से महाराजा ने हनुमान सिंह को गंगानगर क्षेत्र में 100 मुरब्बा जमीन देने का बड़ा प्रलोभन दिया। यानी कि मुरब्बा एक तरीके से इकाई है, वहां की इकाई है जमीन की, तो ये ध्यान रखना है। 100 मुरब्बा जमीन देने का इनको जो है प्रलोभन दिया, लालच भी दिया है, यानी कि खरीदने की कोशिश की एक तरीके से, लेकिन ये बिके नहीं थे। लीजिए स्क्रीनशॉट। हनुमान सिंह ने राष्ट्र प्रेम के कारण महाराजा के इस जमीन के प्रलोभन को साफ साफ स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी कि ठुकरा दिया। क्या कहा? मैं राष्ट्र प्रेम के कारण इस प्रलोभन को स्वीकार नहीं करता हूं, ठीक है। जो 100 मुरब्बा जमीन देने की बात थी कि जमीन नहीं चाहिए, आप तो हमारा देश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद करें। जेल से बाहर आने के बाद भी वे लगातार सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहे, जिसके कारण उन्हें 2 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी, वापस जेल डाला। फिर भी ये जो है अपने संघर्ष के अंदर डटे रहे हैं। अंतिम रिहाई होती है इनकी 4 जनवरी 1948 को। कब होती है? 4 जनवरी 1948 को होती है। अंततोगत्वा जब बीकानेर राज्य में उत्तरदायी लोकप्रिय शासन का गठन हुआ, तब 4 जनवरी 1948 को उन्हें हमेशा के लिए जेल से मुक्त कर दिया गया। फिर जो है इनको हनुमान सिंह जी को छोड़ दिया है 4 जनवरी 1948 को। तो ये याद रखना है चीजें सारी की सारी। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई टावरों, दूध व खारा आंदोलन के परिणाम क्या हुए और ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए सफलता का मूल्यांकन। यद्यपि दूध व खारा का यह किसान आंदोलन अपने तत्कालिक उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है राजनीतिक चेतना का संचार किया है। सफलता न मिलने के बावजूद इस आंदोलन ने संपूर्ण बीकानेर क्षेत्र की जनता में तीव्र राजनीतिक चेतना का संचार किया है। आत्मविश्वास की जागृति हुई लोगों के अंदर, है ना। इस संघर्ष से किसानों के भीतर जो है आत्मविश्वास जागा है, अत्याचारों का विरोध किया है। इस जागृति का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि क्षेत्र के आम किसान अब जागीरदारों और शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाने लगे। यानी कि लोगों को हिम्मत मिली, साहस मिला कि भैया हमें जो है विरोध करना है, गलत का विरोध करना पड़ेगा। तो इनसे जो परिणाम निकले वो आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई अब रायसिंह नगर कांड ये पूछा जाता है। बिरबल सिंह शहीद हुए थे यहाँ पे, ठीक है। रायसिंह नगर कांड, बिरबल सिंह यहाँ पे शहीद होते हैं 1946 में। देखिए प्रजामंडल द्वारा जो है 30 जून से 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा बुलाई गई थी। ये रायसिंह नगर पड़ता कहां था? गंगानगर के अंदर। कहां पड़ता था? गंगानगर, ठीक है। बीकानेर गंगानगर उस समय जो है एक ही रियासत के अंदर आते थे, अब गंगानगर के अंतर्गत आ जाता है। फिर देखिए पुलिस लाठीचार्ज। इस शांतिपूर्ण सभा पर पुलिस ने क्रूरता पूर्वक लाठियों से हमला किया, जिससे प्रजा परिषद के अनेक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। देखो ये विरोध कर रहे थे, तो पुलिस कार्रवाई हर जगह जो है दमन करने के लिए पुलिस कार्रवाई, बल का प्रयोग हमेशा से होता आया है, जो अपन ने हाल ही में उदाहरण देखा भी है। फिर विश्राम गृह का घेराव किया।
पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई से आक्रोशित होकर उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह जो गेस्ट हाउस था उसको चारों तरफ से घेर लिया। राजकीय विश्राम गृह था जो गेस्ट हाउस था उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखो ध्यान थान दिखे ना, और राजकीय गेस्ट हाउस है, इन घेर लियो पूरी की पूरी जो है जनता। ठीक है, उग्र भीड़ जो है वो घेर लियो, ले स्क्रीनशॉट। पुलिस फायरिंग और शहादत, भीड़ को जब जबरन हटाने के लिए पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह को गोली लगने से मृत्यु हो गई। अब देखो कई बार अपन जो है पढ़ते हैं बीरबल सिंह की मृत्यु हुई यहाँ पे 1946 के अंदर ये, लेकिन अपन जो है किस कारण हुई क्या कर रहे थे ये नहीं पढ़ते। तो अब आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होगा, इस आरबीसी को पढ़ने से ये फायदा है कि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है कि इन्होंने क्या गेस्ट हाउस को घेर लिया था, तब पुलिस ने फायरिंग की और उसमें जो है बीरबल सिंह शहीद हुए थे। देखो यहाँ पे जो है ये गेस्ट हाउस को घेरा हुआ था, या फायरिंग में बीरबल सिंह यहाँ पे गोली लगती है। ठीक है, जांच समिति बैठती है। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से इस जघन्य कांड की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसमें नेता कौन कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। बीरबल सिंह की जो हत्या की गई थी यहाँ पे, इन्होंने जो बलिदान दिया था, गोलीबारी में इनकी मृत्यु हुई थी, उसकी जांच समिति में कौन कौन शामिल थे, तो इसमें थे हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से, ये तीनों शामिल थे। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में यदि कठिन प्रश्न इनको बनाना होगा कर्मचारी चयन बोर्ड को या आरपीएससी को, तो वो यहां से बनाएंगे, क्योंकि बाकी समितियों के तो सदस्य पढ़ते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। तो ये हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, रघुवर दयाल गोयल, यहां से प्रश्न आप लोगों के बनेगा आने वाले समय। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इसके बाद में पढ़ते हैं अपन कांगड़ कांड, ये भी बीकानेर के अंतर्गत ही आता है। वहीं पे देखो, अक्टूबर 1946 ईस्वी में क्षेत्र में भयंकर अकाल और सूखा पड़ा। इसके बावजूद कांगड़ के क्रूर जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करने की हठ धर्मिता दिखाई है। ठीक है, अब देखो काल ही पड़ गया, जब मतलब अनाज ही उत्पन्न नहीं हो रहा, देखो सूखा पड़ा हुआ है पूरा ही, फिर भी क्या कह रहे हैं पूरा लगान देना पड़ेगा। कहां से दे किसान, कहां से लाएंगे, उनके खुद के खाने को अनाज नहीं है, फिर भी लगान मांग रहे हैं, तो निकती बात है कि फिर जो है विरोध होगा। कृषकों का विरोध और महाराजा से गुहार लगी। कांगड़ के किसान मिलकर कहां जाते हैं, जबरन वसूली का कड़ा विरोध करते हैं और अपनी व्यथा सुनाने जागीरदार की शिकायत करने के लिए किसान सीधे राजधानी बीकानेर पहुंच जाते हैं और बीकानेर के शासक से जाके ये अनुनय विनय करते हैं कि भैया ये हमारे साथ में सर गलत हो रहा है, राजा जी हमारे साथ में गलत हो रहा है, काल पड़ा हुआ है, हम कहां से देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जागीरदार प्रतिशोध लेता है। किसानों के बीकानेर जाने की भनक लगते ही जागीरदार आग बबूला हो गया और उसने वापस लौटे निर्दोष किसानों पर घोर अमानवीय और बर्बर अत्याचार किए कि मेरी शिकायत करने जाओगे तुम। जैसे इसको पता चलता है तो ये बौखला गया और जैसे ही वो आते हैं तो उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करने शुरू कर दिए। ठीक है, सर्वत्र इस कांड की निंदा होती है। इस विभत्स कांड से, कांगड़ कांड की समूचे राजपूताना और देश भर में तीखी आलोचना और निंदा होती है और 1948 में संघर्ष का अंत होता है। कांगड़ के किसानों का यह अनवरत संघर्ष आखिरकार वर्ष 1948 ईस्वी में समाप्त हुआ, जब बीकानेर राज्य में उत्तरदायी लोकप्रिय मंत्रिमंडल का विधिवत गठन कर दिया गया। ठीक है, यहां पे भी जब लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, यानी कि जो सरकारें गठित हुई है बाद में, ठीक है, आजादी के बाद वहां पे स्थानीय, तब जाके इन चीजों से निजात मिली है। तब तक कोई स्थायी तरीके से निजात नहीं मिल पा रही थी, किसान बहुत ज्यादा परेशान थे और इसी कारण अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। अपन देखा मोतीलाल जी के साथ, मोतीलाल जी के परिवार के साथ में कितनी अमानवीय तरीके से घटनाएं की, उनके माता के पैर काट दिए, पिता और भाई की हत्या कर दी, पत्नी का चेहरा कुरूप कर दिया पूरी तरीके से। तो ऐसी अमानवीय घटनाएं हुई है, तभी जो है आंदोलन बढ़े हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कुंभाराम आर्य का योगदान और किसान आंदोलन। देखिए बीकानेर राज्य के किसान आंदोलनों को नई धार देने वाले शीर्ष नेताओं में कुंभाराम आर्य का नाम प्रमुखता से गिना जाता है। इन्होंने जागीरदारों द्वारा ली जाने वाली परंपरागत लाख बाग को जो है वो शोषणकारी बेगार प्रथा को न देने का खुला बिगुल बजाया था। किसकी बात हो रही है, कुंभाराम आर्य की बात हो रही है। और बीकानेर किसान आंदोलन के अंदर पढ़ना है, यह हनुमान सिंह चौधरी, कुंभाराम आर्य, ये सब इसमें पढ़ेंगे अपन, रघुवर दयाल गोयल, ये सब प्रजा परिषद से जुड़े हुए थे। बीकानेर प्रजा परिषद के साथ निरंतर मजबूती से जुड़े रहे और राजनीतिक आंदोलनों का कुशल संचालन किया। प्रसिद्ध पुस्तक लेखन इनकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछेंगे आगे। किसानों को वैचारिक रूप से सुदृढ़ और संगठित करने के लिए किसान यूनियन क्यों नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। ये देख लो, ये पुस्तक अब तो याद हो जाएगी ना, यहाँ पे किताब पे तुम्हें किताब ही बता दी पूरी। क्या है, किसान यूनियन क्यों नाम की पुस्तक किसने लिखी है, कुंभाराम आर्य ने। ऐसे लिखो क, और क से ही क्या ध्यान रखना है, पुस्तक का नाम किसान
यूनियन क्यों, और क से क्या ध्यान रखना है, कुंभाराम, ठीक है, कुंभाराम आर्य। बस यही तरीका है याद करने का। सामंती व्यवस्था के समूल नाश और पीड़ित किसानों को के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका यह ऐतिहासिक संघर्ष देश की स्वतंत्रता के पश्चात भी लगातार जारी रहा था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, ये किताब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। और इसी के साथ अपना राजस्थान का किसान आंदोलन वाला चैप्टर जो है, यानी कि इस बुक का तीसरा चैप्टर है, इस किताब का तीसरा चैप्टर है, ये पूरा हो चुका है। अब तो अगला चैप्टर कौन सा है अपन हाथों हाथ देख लेते हैं, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर भी रहें। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपके नोट्स तैयार हुए हैं, आप इसके लिए तो आश्वस्त रह सकते हैं। ठीक है, ये है भैया, इसके बाद में जनजातीय आंदोलन है, ये भी बड़ा दे रखा है, जनजातीय आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है, बड़ी तरीके से दे रखा है। इसके बाद में आएगा जन जागृति और प्रजामंडल आएगा। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन आएगा इस चैप्टर के बाद, और प्रजामंडल के बाद में आपके आने वाला है एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण आएगा, यानी कि आधुनिक राजस्थान का इतिहास जितना भी है ना, वो संपूर्ण इसके अंदर आ रहा है। फिर आएगा राजस्थान की शौर्य परंपरा, जिसमें जैसे मेजर शैतान सिंह है, मेजर पीरू सिंह है, इन सब के बारे में है। ठीक है, कर्नल अनूप सिंह है, इन सब के बारे में ये सब आएंगे, शौर्य परंपरा। और ये तो इसके साथ फिर ये करके और ये पूरा होगा, यानी कि लगभग अभी मानकर चले आप कि जनजाति की आंदोलन की हो जाएगी आपके 3 क्लास हैं, फिर प्रजामंडल की भी कम से कम 3 क्लास आएगी, फिर एकीकरण है। ठीक है, कम से कम 12 से 14 क्लास इस किताब में अभी अपनी अपनी बची है। ठीक है, 4 चैप्टर है तकरीबन, और 12 से 14 क्लास आएगी, मैक्सिमम 15। तो इतनी तो यानी कि 2 सप्ताह की क्लासें इसकी बची है। इसके बाद में 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें रहेगी, उनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, उनमें तो एक चैप्टर एक दिन, इतना ही है, उसमें ज्यादा जो समय नहीं लेंगे, ताकि जो है सही समय पे कवर हो जाए। लगभग मैं मानकर चल रहा हूं कि महीना 40 दिन जो है इसके अंदर और अपन को लग जाएंगे। ये लगने से यानी कि ये एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, सीईटी की भी चल रही है, रीट की चल रही है, या जो भी एग्जाम दे रहे हो उसकी चल रही है। ये क्लासें पूरी होने से आपके राजस्थान जीके का जो भय है कंसेप्ट वाला, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में अपन फ्रेश बैच शुरू करेंगे एकदम शून्य से, रीट मेंस का, जो रीट मेंस का शुरू करेंगे वही समझ लो सीईटी के अंदर भी काम आना है, सभी के अंदर आना है। लेकिन अपन बेस बनाएंगे रीट मेंस को, ताकि उसके सिलेबस को पकड़ के चलेंगे तो बाकी वैकेंसी का सिलेबस सभी जो है कवर हो जाएगा। अब कई विद्यार्थी पूछते हैं, सुनना मेरी बात, कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर पीटीआई का बैच शुरू कब करोगे, सर कांस्टेबल का शुरू कब करोगे, सर उसका सीईटी का शुरू कब करोगे। मेरी बात सुनो आप, कि मैं जो बैच लेकर चलता हूं ना, उसमें आपका जो जो सिलेबस जिसका मैच हो रहा है उसको, उसके टॉपिक पढ़ते चले जाओ, और जो अलग से है वो भी मैंने क्लासेस करवा रखी है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो वो अलग से देख लो आप। स्पेशल ये इंतजार मत करो कि हमारे लिए स्पेशल थंबनेल बनेगा कि ये पीटीआई वालों के लिए है। आपको सिलेबस मैच करना आना चाहिए, इस स्तर पे आप लोगों को समझदारी दिखानी पड़ेगी, तब जाके आप कर पाओगे। अब कई जने आते हैं, गुरुजी पीटीआई की टेस्ट सीरीज मुझे चाहिए, गुरुजी मुझे जो है राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चाहिए, कौन सी ज्वाइन करूं। अब वो जार अगर यूं देख ले कि सीईटी की टेस्ट सीरीज में पूरा ही राजस्थान जीके दे रखी हो, और राजस्थान जीके के अलावा इंडिया जीके वगैरह सब कुछ दे रखी हो, तो बिन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन बिन तो चाहिए कि एकदम ही बिल्कुल बोई लिखी हो चाहिए। तो ऐसा इंतजार न किया करें, समझदारी दिखाएं, सिलेबस मैच करें, कि आपके सिलेबस में कौन सी चीज मैच हो रही है उसको ज्वाइन कर लें, और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। जब तक आप समझदारी नहीं दिखाओगे, आत्मनिर्भर नहीं बनोगे, तो दुनिया भैया शोषण करने के लिए तैयार बैठी है, कोई छोड़ने वाला नहीं है। पहले किसानों का यहाँ पे शोषण हुआ था, आजकल आप लोग देख रहे हो कि कहाँ पे कौन किसका शोषण कर रहा है। तो इसलिए समझदार बनो और खुद निर्णय लेना सीखो थोड़े सी। ठीक है, बाकी आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।